नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पर खासकर एक चर्चा चल रही है। दरअसल अयोध्या में एक राम मंदिर का काम शुरू हो गया है, लॉकडाउन में ही वो काम शुरू कर दिया गया है और उस जमीन के समतलीकरण का काम चल रहा था। उस वक्त वहां पर कुछ अवशेष मिले। मीडिया के द्वारा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो अवशेष जो है वो शिवलिंग मिला है वहां पर, वो हरिविष्णु के मंदिर के अवशेष है। और दूसरी तरफ बहुजन समाज के लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो जो अवशेष मिले हैं वो बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, सम्राट अशोका से जुड़े हुए वो सारे अवशेष है। वो अयोध्या पहले जिसका नाम साकेत हुआ करता था, वो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल लोग कह रहे हैं। और इसी को लेकर सारी चर्चा जो है सोशल मीडिया में हो रही है। और अब केवल बुद्धिस्ट लोग ही नहीं बल्कि अदर देन बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट लोगों के अलावा भी लोग अभी दावा कर रहे हैं कि ये हमारी विरासत है। जैसे एमएन टीवी पर हमने एक इंटरव्यू किया था माननीय वामन मेश्राम साहब और प्राध्यापक विलास करात सर का। तो मेश्राम साहब ने उस वक्त कहा था कि सम्राट अशोका की विरासत या बुद्ध की जो विरासत है वो केवल खुद को बुद्धिस्ट मानने वाले लोगों की विरासत नहीं है, वो समस्त मूल निवासी बहुजन समाज की विरासत है। उसके बाद महाराष्ट्र के छत्रपति क्रांति सेना नाम का एक संगठन महाराष्ट्र में चलता है। उसके जो संरक्षक है महाराष्ट्र के बाला साहब मिसाल पाटिल, बेसिकली वो मराठा कम्युनिटी से आते हैं। तो उन्होंने भी ये दावा किया है कि ये मराठा, कुंभी और जो ओबीसी है उनकी विरासत है। और इसी को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल साहब है। उनसे उनका हम एमएन टीवी पर स्वागत करते हैं सबसे पहले। और चर्चा की शुरुआत मैं इस मुद्दे को लेकर करूंगा। विकास जी, हमें ये बताइए कि जो अवशेष मिले हैं वहां पर और जो चर्चा चल रही है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जो वहां पे अवशेष मिले हुए हैं जी तो राम का तो कोई अवशेष अभी तक मिला नहीं। जी अगर वहां पर राम मंदिर बनाने की बात हो रही है या राम मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन राम के संदर्भ में आज तक कोई अवशेष नहीं मिला वहां। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मंदिर के अवशेष है, वो भी ये कह रहे हैं कि ये मंदिर का अवशेष है, लेकिन वो भी ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि ये राम मंदिर के अवशेष है या राम से जुड़े हुए अवशेष। जी और जिनको वो लोग मंदिर का अवशेष कह रहे हैं वो बौद्ध स्तूपों के अवशेष हैं और तमाम प्रकार के बौद्धों के अवशेष हैं उसमें। वो किसी भी प्रकार से राम मंदिर के अवशेष नहीं है, न किसी प्रकार के ब्राह्मणवादी मंदिरों से जुड़े हुए अवशेष है। तो बौद्धों के अवशेष है और बौद्धों के अगर अवशेष हैं तो ये पिछड़े वर्ग की विरासत है। क्योंकि जो बुद्धा का सारा ये था वो पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी विरासत है और उस विरासत को मौर्य ने, सम्राट अशोक मौर्य ने बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये पिछड़ों की बहुत बड़ी विरासत है और इसलिए मैं ये कहता हूं कि इसको पुरातत्व विभाग को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए और इसमें और क्या मिल सकता है उसकी छानबीन करना चाहिए और इसको जो ऐतिहासिक धरोहर है इसका संरक्षण करना चाहिए। जी, एक लंबे समय से ये चर्चा हुई है या ये प्रचार हुआ है संघ के द्वारा, संघ परिवार के द्वारा कि वहां पर राम का जन्म हुआ है। और पिछड़े वर्ग के लोग भी ज्यादातर ये मानते थे कि वहां पर राम का जन्म हुआ है और उसको मंदिर बनाना चाहिए। इसके लिए पिछड़े वर्ग के लोगों ने लंबे समय से बीजेपी को या उन विचारधारा का समर्थन किया। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर ये वहां पर जो अभी पिछले 1-2 साल से अगर हम देखें तो धर्म संसद बुलाई गई थी, उसमें लोग जुटा नहीं पाए वे लोग। तो क्या लगता है कि जो संघ परिवार है उनके द्वारा पिछड़े वर्ग का केवल अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया ये राम मंदिर का मुद्दा बनाकर? नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो बुद्धा की विरासत है, जो अशोका की विरासत है, ये पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी विरासत है। अगर पिछड़े वर्ग के लोग इस विरासत के साथ जुड़ जाते हैं तो जो ब्राह्मणों के
सिस्टम में जो पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणों के गुलाम बने हुए हैं, वो इस गुलामी से निकल जाएंगे और अपनी विरासत को पहचान लेंगे तो उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और जो ये पिछड़े वर्ग के लोगों की विरासत है, ये श्रमण संस्कृति की विरासत है, ये मेहनतकश लोगों की विरासत है। और जो ब्राह्मणों की विरासत है वो वर्ण संस्कृति की विरासत है, मतलब वो हमारी कमाई पर वो हमको ही ठग करके लूट करके खाने का काम लगातार कर रहे हैं। तो जब अंग्रेजों के समय में तमाम जगह पर खुदाई हुई और तमाम जगह पर बौद्धिस्टों के अवशेष निकले, तो ब्राह्मणों को यह खतरा पैदा हो गया कि अगर इसी तरीके से ये सारी जगह अवशेष निकलेंगे और इससे कहीं अगर पिछड़े वर्ग के लोग जुड़ गए तो फिर तो जो हम पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार वंचित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं हिंदू के नाम पर, ये विफल हो जाएगा। इसकी वजह से उन लोगों ने वहां पर ले जाकर के राम की मूर्ति रखी। अगर वो राम जन्मभूमि स्थल था और राम वहां के राजा थे, अगर वो राम जन्मभूमि स्थल था और राम वहां के राजा थे, तो खुदाई में राम के अवशेष निकलने चाहिए थे, उनके राज के अवशेष निकलने चाहिए थे। रामायण में यह दावा किया गया कि वहां पर जो है सरयू नदी है और सरयू नदी में राम जो है वहां पर डूब करके वो मरे सरयू नदी में। लेकिन वहां पर सरयू नदी नहीं है, वहां पर घाघरा नदी है। और आज भी गवर्नमेंट के दस्तावेज में वो घाघरा नदी ही है, सरयू नदी नहीं है। और उसको सरयू बनाने के लिए, मतलब राम अयोध्या में थे, इसको साबित करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को अपने कैबिनेट में ये फैसला करना पड़ा कि ये जो घाघरा नदी है इसका नाम बदलकर सरयू नदी कर दिया जाए। जी। तो ऐतिहासिक रूप से राम, पहली बात तो कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, राम का कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, राम कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। अब राम कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, राम काल्पनिक है। और उस कल्पना को धरातल पर उतारने के लिए ब्राह्मणवादी लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश करने के पीछे का जो मकसद है वो मकसद है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को डाइवर्ट करके उनको ब्राह्मणों के अधीन रखा जाए और ब्राह्मणों के जो कपोल कल्पित जो उनके चरित्र हैं उनको ही आदर्श बनाया जाए पिछड़े वर्ग के लोगों का। और जो पिछड़े वर्ग के लोगों के वास्तविक आदर्श हैं, बुद्ध हो, अशोक हो, उनसे पिछड़े वर्ग के लोगों को काट कर रखा जाए, ये बड़ी साजिश है। तो इस साजिश के लिए ये जो विवाद खड़ा किया गया बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, ये इस साजिश के लिए एक तो विवाद खड़ा किया गया। दूसरा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को राम के नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण करके ब्राह्मणों को अपने फेवर में, पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मणों के फेवर में खड़ा किया जाए, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है। राम जन्मभूमि का जो एक एजेंडा है, ये पॉलिटिकल एजेंडा भी है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू और मुसलमान की लड़ाई खड़ा करके, क्योंकि ब्राह्मण कहेंगे नहीं ये हिंदुओं का है, और राम से जोड़ दिया तो पिछड़े वर्ग के, इससे पिछड़े वर्ग के खानदान में राम पैदा नहीं हुए। ये भी एक बात पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि अभी जो अयोध्या में राजा अभी जो बचा हुआ है, जिसको राम जन्मभूमि ट्रस्ट में मेंबर भी रखा गया, वो विमलेंद्र मोहन मिश्रा उसका नाम है। तो मैंने कई जगह ये सवाल खड़ा किया, क्योंकि ब्राह्मण लोग लगातार, खास तौर से कुर्मी और कुशवाहा बिरादरी में ये बात लगातार प्रचार कर रहे हैं कि एक लव के वंश के हैं, एक कुश के वंश के हैं। कुर्मी लव के वंश के हैं, मतलब राम के खानदान के डायरेक्ट हैं, और कुशवाहा कुश के वंश के हैं, वो भी डायरेक्ट राम के खानदान के। लेकिन जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना तो वहां का राजा के तौर पर विमलेंद्र मोहन मिश्रा को राम जन्मभूमि ट्रस्ट में मेंबर रखा गया, और एक भी ओबीसी के आदमी को मेंबर नहीं रखा गया। तो कोई, पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि राम कोई पिछड़े वर्ग के खानदान के नहीं है, ये बात समझ लेना चाहिए। राम को रामायण में क्षत्रिय कहा गया, लेकिन अगर वाल्मीकि रामायण को पढ़ा जाए और जिस तरीके से नियोग विधि से राम का जन्म हुआ, तो वो श्रृंगी ऋषि से उत्पन्न हुए, तो इससे उनको ब्राह्मण भी माना जा सकता है। और अभी जो जिसको अयोध्या का राजा घोषित किया जा रहा है, विमलेंद्र मोहन मिश्रा, जिनको ये मेंबर बनाया गया, वो भी ब्राह्मण है। तो ये राम तो ब्राह्मणों के हैं, राम पिछड़े वर्ग के हैं नहीं। लेकिन बुद्ध जो है, बुद्ध के पिताजी किसान थे जी, और वो राजा होते हुए भी हल चलाते थे, और पिछड़े वर्ग के लोग भी किसान हैं। तो बुद्ध तो पिछड़े वर्ग के थे, हमारे खानदान के हैं, हमारे वंश परंपरा के हैं। तो बुद्ध की विरासत पिछड़े वर्ग के लोगों की विरासत है, ना कि राम की
दूसरी बात यह है कि इस मुद्दे का इस्तेमाल जो है पिछड़े वर्ग को अधिकार वंचित करने के लिए सबसे ज्यादा किया है, खासतौर से मंडल कमीशन की लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए। और पिछड़े वर्ग के तमाम नेता उभर रहे थे उस समय, और इंदिरा गांधी के पैरेलल पिछड़े वर्ग के लोगों की लीडरशिप खड़ी हो गई थी। अगर आप वो दौर 80 का, 90 का, 92 का अगर आप वो दौर देखें तो एक नेशनल लेवल पर हर राज्य में पिछड़े वर्ग के लोगों की लीडरशिप उभर रही थी, और मंडल कमीशन का मामला बहुत तेजी से चल रहा था। तो ये पिछड़े जो वास्तविक मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहे थे, इनको हिंदू बना करके ब्राह्मणों के समर्थन में कैसे खड़ा किया जाए। और जो मंडल कमीशन का मुद्दा है, जिसमें ओबीसी के लोगों को नौकरियां मिलने वाली थी, ओबीसी के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलने वाला था, और इसका फायदा ओबीसी के लोगों को ही होने वाला था, तो उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए। तो इसका राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा तो पिछड़े वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ा। और पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिनको 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, उनको केवल 27% रिजर्वेशन मिला, क्योंकि वो तो मंदिर बनाने के आंदोलन में चले गए, जानकारी ना होने की वजह से उनको गुमराह किया गया, ऊपर से क्रीमी लेयर लगा दिया गया, तो और भी ज्यादा सत्यानाश हो गया, प्रभावहीन हो गया। मंडल कमीशन की लगभग 19 प्रमुख सिफारिशें हैं। 19 सिफारिशों में मात्र 2 सिफारिशों को ही आज तक लागू किया गया। तो ये जो सारी स्थिति है, ये एक तो आरएसएस का और ब्राह्मणवादियों को ओबीसी के लोगों का ध्रुवीकरण करके उनका समर्थन लेकर के सत्ता में पहुंचने का मामला था। दूसरा मामला यह था कि ओबीसी की जो धरोहर है उसको ओबीसी तक ना पहुंचे, ओबीसी के लोग अपनी धरोहर को ना पहचाने, अपनी विरासत को ना पहचाने, और उनको गुमराह करके रखा जाए। और तीसरा, ओबीसी को उनके हक अधिकार से वंचित किया जाए। और चौथा, जो ओबीसी की लीडरशिप उभर रही है उसको धर्म के नाम पर काउंटर किया जाए, और उनका जो बेस समाज है उस समाज को धर्म के नाम पर उनसे अलग करके ब्राह्मणों के खेमे में खड़ा किया जाए। और ऐसा हो गया। ऐसा देखने को मिला कि बाबरी मस्जिद आंदोलन की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। और उस राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ओबीसी के लोगों ने किया, चाहे प्रवीण तोगड़िया हो, चाहे विनय कटियार हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे उमा भारती हो। लेकिन आज उनके हाल क्या है? जब कल्याण सिंह ने कहा, राज्यपाल पद से रिटायर होने के बाद कहा कि हम दोबारा सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ में दोबारा से मंदिर मस्जिद का जो गिराने का केस था उसको ओपन कर दिया गया ताकि वो चुप हो जाए। उस समय तो इनका उपयोग किया, उनके ऊपर केसेज भी हैं और जेल भी गए और मुकदमा भी लड़ रहे हैं। और कल्याण सिंह जब राज्यपाल पद से रिटायर हुए और उन्होंने कहा कि अब हम दोबारा सक्रिय राजनीति में आएंगे, तो उनकी केस दोबारा रीओपन कर दी गई। गवर्नमेंट तो भारतीय जनता पार्टी की है, मगर उनकी केस रीओपन कर दी गई। मंदिर ट्रस्ट में एक भी ओबीसी के आदमी को नहीं रखा गया, और जितने लोगों ने लड़ाई लड़ी उन सब का जो है, उन सब को राजनीति से बाहर कर दिया गया। प्रवीण तोगड़िया बाहर हैं, विनय कटियार को कोई पूछता नहीं है, कल्याण सिंह, उमा भारती के हाल क्या है सभी लोगों को पता है। तो ये जो स्थिति है, पिछड़े वर्ग को राम जन्मभूमि के मुद्दे के नाम पर इस्तेमाल किया गया और पिछड़े वर्ग को ही इसका शिकार बनाया गया, तो इसका ज्यादा खामियाजा पिछड़े वर्ग के लोगों को ही भुगतना पड़ा, और इसका फायदा केवल ब्राह्मणों को हो रहा है। तो ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की है कि हमारी इतनी बड़ी विरासत है, बुद्धा की विरासत है, अशोका की विरासत है, तो इस विरासत से हम लोगों को जोड़ने की जरूरत है। ये जो काल्पनिक रूप से राम को और कृष्ण को खड़ा किया गया, आपकी डिबेट में सुन रहा था मेश्राम साहब के साथ और खराज साहब के साथ में, तो उसमें खराज साहब कह रहे थे जातक कथाओं में राम का जिक्र है जी, दशरथ जातक कथा उन्होंने कहा। हाँ, दशरथ जातक कथा। उसी प्रकार से पुराणों के अंदर कृष्ण का भी जिक्र है, लेकिन जो कृष्ण का जिक्र है वो इंद्र से लड़ाई लड़ने वाले कृष्ण है, और इंद्र ब्राह्मणों के देवता है। तो कृष्ण इंद्र से लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब मूल्यवासियों की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे पूर्वजों के नाम थे उनका इस्तेमाल किया गया, जो हमारे पूर्वजों की मान्यता थी उनका इस्तेमाल किया गया, उस नाम का इस्तेमाल किया गया, और उस मान्यता के आधार पर हमारे लोगों के ऊपर नाम उनका लिखा गया और थोप दिया गया ब्राह्मणों की बातें। कृष्ण का भी बड़े पैमाने पर चरित्र हनन किया गया। तो ये जो स्थिति है, आज भी ऐसा वो लोग कर रहे हैं कि नाम हमारे पुरखों का ले रहे हैं और बातें अपनी थोपने का काम कर रहे हैं। जैसे कबीर ने भी राम की बात किया, रविदास ने भी राम की बात किया, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा
कि ये जो हमारे राम है ये तुम्हारे राम नहीं है, जिनको तुम बता रहे हो रामायण वाले राम, ये हमारे राम नहीं है। तो ये जो बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत सारी बातें पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। और ये जो बुद्ध की विरासत है, ये वास्तविक पिछड़े वर्ग के लोगों की विरासत है, और ये गौरवशाली विरासत है। क्योंकि सम्राट अशोक का राज तो अफगानिस्तान तक था, और भारत की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी मौर्य काल में बनी। तो ये बहुत बड़ी विरासत है। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जो थी नालंदा, वो मौर्य काल में बनी, और पूरी दुनिया के लोग उसको पढ़ने के लिए आते थे। तो इतनी ज्यादा जो गौरवशाली विरासत पिछड़े वर्ग के लोगों की है, इसके साथ पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ने की जरूरत है। राम के बारे में महापंडित राहुल है कि राम जो है, ये राम पुष्यमित्र शुंग को सामने रख करके राम कहा गया। और पुष्यमित्र शुंग कौन है? तो वो राजा वृषद्रथ का हत्यारा है। राजा वृषद्रथ कौन है? तो मौर्य साम्राज्य के हैं, आखिरी मौर्य शासक हैं। तो इसका मतलब यह है कि जिन्होंने हमारे पुरखों की हत्या किया, हम उनका ही गुणगान हमसे ब्राह्मण लोग करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन सारी बातों को पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। विकास चौधरी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार से 90 के दशक में संघ परिवार लाखों की भीड़ जुटाते थे राम मंदिर को मुद्दों को लेकर, या राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है उसको लेकर, लेकिन अभी 1-2 सालों में हमने देखा कि वहां पर अयोध्या में धर्म संसद बुलाई गई, लेकिन उतनी भीड़ नहीं जुटा पाए। तो क्या पिछड़े वर्ग के लोग ये अब समझ रहे हैं कि उनका केवल इस्तेमाल किया गया, जैसा आप बता रहे हैं, उनके ब्राह्मणों की राजनीति के लिए, और इस वजह से ओबीसी के वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोग अभी राम मंदिर हो या उस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे? जी, निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के लोग लगातार इस बात को समझ रहे हैं। और जैसा कि मैंने कई बार ये कहा कि अभी जो 2019-20 का ओबीसी है, ये 92 वाला ओबीसी नहीं है। अभी बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोग जागृत हुए हैं। तमाम सारे संगठनों के लोगों ने इस पे काम किया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रयास इसके लिए वामसेव संगठन ने, जो माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में चल रहा है। तो सबसे बड़ा काम ओबीसी के अंदर जागृति पैदा करने का, सबसे बड़ा काम, और पिन पॉइंटेड जागृति पैदा करने का काम, और किस तरीके से उनका इस्तेमाल ब्राह्मणों के द्वारा हो रहा है उसको रोकने का काम अगर देश भर में बड़े पैमाने पर किसी ने किया है तो वामन मेश्राम जी ने किया है, और भी बहुत सारे संगठनों ने किया है। लेकिन अगर देश भर में राष्ट्रीय लेवल पर अगर सबसे बड़ा योगदान है तो वामन मेश्राम जी का, और उसका रिजल्ट दिखा कि मैं तो इधर का ही रहने वाला हूँ, मेरा 70 किलोमीटर लगभग अयोध्या से घर है। तो मैं जब बुलाया गया था वहां, तो मैं रोड पे निकला तो मैं देख रहा था कि बस जा रही थी, बस में विश्व हिंदू परिषद के झंडे लगे होते थे और एक भी आदमी उसमें बैठा नहीं। तो मैंने अपने बहुत सारे लोगों को बुलाया, जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं ओबीसी सुधर नहीं सकता, ओबीसी जग नहीं सकता। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने बुलाया और हमने कहा अभी ये देखो बसों की क्या स्थिति है। अगर ओबीसी के लोगों के अंदर जागृति नहीं हुई होती तो ये बसें तो उबर जाती, बसों के ऊपर बैठ करके जाते। लेकिन 92 में तो लोग पैदल ही चले गए थे अयोध्या, कई राज्यों से पता नहीं कितने हजार किलोमीटर यात्रा करके लोग पैदल चले गए थे। लेकिन अभी तो बस देने के बाद भी लोग नहीं जा रहे हैं। तो इतना बड़ा परिवर्तन आया और इसका ये रिजल्ट रहा कि वहां लोग तो थे ही नहीं, केवल फोर्स ही थी, लोग ज्यादा नहीं थे। लोगों के नाम पर बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के गिने चुने कार्यकर्ता थे, बाकी लोग नहीं थे। तो पिछड़े वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर जागृत हो रहे हैं। और अभी जब ये बौद्ध विहार के अवशेष निकले तो आप सोशल मीडिया पर अगर देख रहे होंगे तो लगातार पिछड़े वर्ग के लोग भी इसमें आगे आकर के और ये कह रहे हैं कि ये हमारे अवशेष हैं और इसको हम लोगों को बचाना है, इस धरोहर। विकास चौधरी जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि सम्राट अशोक मौर्य है और उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में मौर्य लोग भी हैं। तो क्या वे लोग इस धरातल पर, इस विरासत पर अपना दावा पेश करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से ये पिछड़े वर्ग के लोगों की बहुत बड़ी विरासत है जी। और ये केवल अभी मौर्य लोगों को एक मौर्य जाति तक सीमित कर दिया गया है। केवल मौर्य जाति तक का मामला नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी विरासत पिछड़े वर्ग के लोगों की है और इस देश के मूल्यवासियों की। और अभी पिछड़े वर्ग के लोगों को ये सारी बातें समझ में आने लगी।
और बहुत सारे लोगों को समझ में आ भी गई है, तो इसलिए निश्चित रूप से हम लोग अपना दावा पेश करेंगे। और अभी एक मौर्य जी ने, जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने अपना दावा पेश भी किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुना नहीं। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए कोई बड़े आंदोलन की जरूरत है, लोगों के अंदर बड़ा जागरण करके बड़े आंदोलन की इसके लिए जरूरत है। निश्चित रूप से हम लोगों की विरासत है, तो दावा भी हम लोगों का है। जी, आपने कहा कि आप अयोध्या से 70 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। अभी ये चर्चा हो रही है कि वो अयोध्या नहीं साकेत है, तो ये अयोध्या कब बना, उसकी क्या आपके पास जानकारी है? या वहां पर जो बौद्ध स्थल है बहुत बड़ा, वहां पर बुद्ध का भी आना होता था, वहां उनके प्रवचन हुए हैं, तो उस संदर्भ में आपके पास क्या जानकारी? देखिए, जो ये अयोध्या है ये पहले साकेत था, और साकेत जो कोसल राज्य था राजा प्रसेनजित का, जी, तो राजा प्रसेनजित के राज्य में जो साकेत हुआ करता था, ये उत्तरी कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी। पाटिलपुत्र में जब पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ की हत्या किया, तो चूंकि हत्या करने के बाद लोग हत्यारे को भी मार सकते हैं, जी, तो बड़ा प्रजा विद्रोह हो सकता था। बड़ा विद्रोह की डर से जो पुष्यमित्र शुंग था ब्राह्मण, उसने पाटिलपुत्र को छोड़ करके वो साकेत में आया, और चूंकि साकेत में उसको कोई ज्यादा युद्ध नहीं करना पड़ा, तो इसलिए इसका नाम उसने अयोध्या रख दिया कि यहाँ जो है युद्ध करने की हमको जरूरत नहीं है। तो ये जो साकेत का नाम बदलने का काम है, ये पुष्यमित्र शुंग ने इसको अयोध्या किया, नहीं तो ये बुद्धिस्टों का जब यहाँ पे राज था तो ये साकेत ही हुआ करता था। और आज भी वहां पर साकेत महाविद्यालय है अयोध्या के अंदर। आज भी आम बोलचाल की भाषा में साकेत नगरी कहा जाता है उसको, आज भी कहा जाता है साकेत नगरी। और वहां साकेत महाविद्यालय है, और मैं खुद साकेत महाविद्यालय का स्टूडेंट रहा। तो ये जो अयोध्या जिसको आज की तारीख में कह रहे हैं, ये अयोध्या नहीं है एक्चुअल में, ये इसका पुराना नाम साकेत ही है। इसको बाद में ब्राह्मणों ने इसको अयोध्या किया, और इसके आधार पे सारा का सारा ये मामला, जो रामायण का काल्पनिक मामला, ये सारा खड़ा करने का काम। जी, जी। ब्राह्मणों द्वारा एक प्रचार ये भी किया जा रहा है कि बौद्ध धर्म जो है बुद्धिस्ट यानी शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ ये बुद्धिस्ट जो धर्म है वो शेड्यूल कास्ट के अछूत लोगों से जुड़ा हुआ है, और ये खासकर प्रचार ओबीसी के पिछड़े वर्ग के लोगों में किया है। तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने पहले कहा कि ओबीसी की जो असली विरासत है, जो असली संघर्ष है, जो वास्तविक संघर्ष ओबीसी के महापुरुषों का रहा है, तथागत बुद्ध से लेकर के अभी तक के महापुरुषों का, उस संघर्ष से ओबीसी के लोगों को काट करके रखा जाए, उस संघर्ष के बारे में ओबीसी के लोगों को जानकारी ना हो। क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से बहुत बड़ी तादाद में ओबीसी के महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, चाहे वो प्राचीन भारत में तथागत बुद्ध का सम्राट अशोक का मामला हो, या मध्यकालीन भारत में गुरु गोविंद सिंह का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, संत तुकाराम का मामला हो, या आधुनिक भारत में ज्योतिबा फूले का, छत्रपति साहू महाराज का, पेरियार रामास्वामी नाइक का, डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, ललई सिंह यादव, ऐसे तमाम महापुरुष हुए जो ब्राह्मणों से संघर्ष करते रहे। इसका मतलब ये है कि जब से ब्राह्मण देश में आए तब से, चूंकि पिछड़े वर्ग के लोग किसान थे, कारोबार करते थे, जमीनें इनकी थी, तो इन्हीं की जमीनों को छीना, इन्हीं के ऊपर अन्याय अत्याचार किया। तो इसलिए लड़ाई भी ये लड़ते रहे, ब्राह्मणवाद से लगातार, ब्राह्मणों से लगातार लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करके अपने फेवर में खड़ा कर लिया। तो ये डर हमेशा पिछड़े ब्राह्मणों को बना रहता है कि अगर पिछड़े वर्ग के लोगों की वास्तविक विरासत पिछड़े वर्ग के लोगों को पता चल गई, फिर तो ये ब्राह्मणों से इनका संघर्ष हो जाएगा। तो इसलिए वो या तो पिछड़े वर्ग के महापुरुषों को के नाम पर गलत प्रचार करके पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करते हैं, या आजकल ये थ्योरी चल रही है ब्राह्मणों की कि हर चीज का दलितकरण कर दिया जाए। जैसे बुद्ध किसके थे? दलितों के थे। ज्योतिबा फूले किसके थे? दलितों के थे। छत्रपति साहू महाराज किसके थे? दलितों के थे। पेरियार रामास्वामी नायकर किसके थे? दलितों के थे।
तो ये जो सारा ब्राह्मणवाद के विरोध में संघर्ष चला, तो ये ब्राह्मणवादियों की एक बड़ी साजिश है। इसको मैं इतिहास का घोटाला भी कहता हूं। ये जो बड़ी साजिश है ब्राह्मणों की कि दलितकरण कर दिया जाए, हर चीज का दलितकरण कर दिया जाए। नहीं, ये सारा दलितों का। जैसे ये मामला खड़ा होता दलितों का, इनके साहित्य को भी पूरी तरीके से दलित साहित्य घोषित करने की कोशिश की जा रही है और एक हद तक कर दिया गया है। तो ये जो दलितकरण किया जा रहा है, ये दलितकरण करने के पीछे का मकसद ये है कि ओबीसी के लोगों की जो महान विरासत है, उस महान विरासत से ओबीसी के लोगों को उस महान विरासत के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। अब ये प्रोपोगंडा करने में ब्राह्मणों को आसानी क्यों होती? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को इसलिए स्वीकार किया कि इस देश के मूल निवासियों की, पिछड़ों की जो एक बहुत बड़ी विरासत है, जिस पर ब्राह्मणों ने पर्दा डाल दिया है, जिसको ब्राह्मणों ने दबा दिया है, उसको फिर से रीओपन किया जाए, उसको फिर लोगों की नजर में लाया जाए और उसको दोबारा से उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने बड़े पैमाने पर बुद्धिज्म को स्वीकार किया। तो इससे तो पिछड़े वर्ग के लोगों को खुश होना चाहिए कि ये जो हमारी विरासत थी, जिसको ब्राह्मणों ने दबा दिया था, उसको बाबा साहब अंबेडकर ने पुनर्जीवित कर दिया बुद्धिज्म को स्वीकार करके। और ये मकसद भी था बाबा साहब अंबेडकर का। लेकिन ब्राह्मणों ने इसी का पहले बाबा साहब अंबेडकर को दलितों का नेता घोषित किया। अब जब बाबा साहब अंबेडकर दलितों के नेता हो गए, तो अब दलितों के नेता ने जिस धर्म को स्वीकार किया, जिस धर्म को स्वीकार कर लिया, उस धर्म को भी दलितों का धर्म घोषित कर दिया। और इसके आधार पर ओबीसी के अंदर ये माहौल बनाया गया कि नहीं, ये बुद्धिस्ट मतलब शेड्यूल का, बुद्धिस्ट मतलब शेड्यूल का, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। ये तो सारा का सारा पिछड़े वर्ग के लोगों की धरोहर है। इस बात को पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है कि ब्राह्मण हमारे वास्तविक इतिहास से हमको काट रहे हैं। और अगर ये देखा जाए ब्राह्मणवाद के विरोध की जो लड़ाई है, तो लगातार शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोगों ने मिलजुल करके लड़ी। तो ये हमारी साझी लड़ाई है, ये हमारी साझी विरासत है। इसको भी हम लोगों को समझने की जरूरत है और इस साझी विरासत को बचाने का काम भी हम लोगों को मिलजुल करके करने की जरूरत है। जी, महाराष्ट्र के, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि महाराष्ट्र के छत्रपति क्रांति सेना नाम का एक संगठन महाराष्ट्र में चलता है, जिसके राज्य संरक्षक है बाला साहब मिसाल पाटिल। उन्होंने एक बात कही कि नाग जो लोग हैं वो ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन है। ऐसा पुराणों में भी बातें लिखी हुई है, महाभारत में लिखा हुआ है। और ये नाग लोग मूलतः ओबीसी है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको उन्होंने मराठा कुणबी कहा है। और उसके लिए उन्होंने एक कहावत, जो उत्तर भारत में कहावत है, अही बड़ा अहिर बड़ा, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। ये जो नाग लोग थे, ये ओबीसी के लोग थे और इसीलिए महाभारत में भी नागों की हत्या करने का मामला है जी। और अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी जहां है, अगर उसको देखें तो उसके चारों तरफ पिछड़े वर्ग के लोग, तो उसका निर्माण करने का काम भी नागों ने किया, पिछड़े वर्ग के लोगों ने किया। तो इसके बारे में, नागों के बारे में तरह तरह के प्रचार किए गए। जैसे अभी जो अहिर जाति है उत्तर प्रदेश में और भी उत्तर भारत में, तो ये जो अहिर जाति है, ये अहिर जाति, इसको अब यादव कहा जाता है। यादव कह करके इसको, जो इसका जो मूल था, उससे इसको काटने की कोशिश की जा रही है। अहि का मतलब होता है नाग, अहिर का मतलब ये नागवंशी लोग हैं। केवल अहिर ही नागवंशी नहीं है, कुर्मी भी है, कुशवाहा भी है, महाराष्ट्र के महार भी है, मराठा भी है, बहुत सारे जो देश के मूल निवासी हैं वो नागवंशी लोग। तो ये जो नागवंशी लोग हैं, इनके बारे में उत्तर भारत में ये कहावत कही गई है। वो ये कहावत ऐसी है कि आए अहिर दोनों बड़े, आए अहिर दोनों बुरे, सबसे बुरे अहिर, मतलब आए अहिर दोनों बुरे, सबसे बुरे अहिर, आई डसे कबो कबो पग पग डसे अहिर। इसका मतलब यह है कि आई और अहिर, मतलब आई मीन्स नाग और अहिर मतलब जो नाग, तो नाग का मतलब मानो। तो ये जो मतलब ये दोनों बुरे हैं, लेकिन जो नाग है वो नाग कभी कभी डसता है, कभी कभी काटता है। लेकिन ये जो नागवंशी लोग हैं
ये नागवंशी लोग हर कदम पर डसने का काम करते हैं, ये उस कहावत का मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब ब्राह्मण हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारी जमीनों के ऊपर, हमारी व्यवस्था के ऊपर जब वो कब्जा कर रहे थे, तो हमारे लोग उनको कदम कदम पर रुकावट पैदा कर रहे थे। रुकावट पैदा। अगर आप महाभारत देखें तो जब कर्ण और अर्जुन की लड़ाई चल रही थी, तो कर्ण के तर्कस में एक नाग घुस जाता है, ऐसा लिखा गया। और वो तक्षक नाग ये कहता है कि आप हमको अपने तीर पर चढ़ा करके मार दो तो मैं अर्जुन को डस लूंगा। तो कर्ण ये कहते हैं कि मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं, मैं नागों का सहारा लूंगा। मतलब कर्ण भी अपने को आर्य कहते हैं, अर्जुन भी अपने को आर्य कहते हैं। तो वो ये दिखा रहे हैं कि ये संकेत है कि अगर कभी आर्यों और आर्यों में, मतलब आर्य की थ्योरी तो अब खत्म हो चुकी है, अब तो यूरेशियन की थ्योरी आ गई है। तो ये कहने का ये मतलब है, अगर तुम में आपस में संघर्ष हो और कोई नाग आकर के अगर ऐसा कहे, कोई मूल्यवासी आकर के अगर ऐसा कहे तुम्हारी सहायता, तो तुमको आपस में उनकी सहायता नहीं लेना है। ऐसा आमतौर पर देखने को भी मिलता है समाज के अंदर। अगर दो ब्राह्मणों की लड़ाई है तो आपस में ही निपटते हैं, और अगर हमारी किसी ब्राह्मण से लड़ाई है तो सारे ब्राह्मण इकट्ठा होकर के हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, मूल्यवासियों के विरोध में। तो ये आमतौर पर समाज में भी ये देखने को मिलता है। जी जी। एक आखिरी सवाल, आखिरी 2 सवाल है मेरे। उसमें एक सवाल ये है कि 5 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, वो अवशेष मीडिया के सामने आए हैं, लोगों के सामने आए हैं, लेकिन अभी तक भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो क्या भारतीय पुरातत्व विभाग भी ब्राह्मणों के इशारे पर काम कर रहा है, संघ के इशारे पर काम कर रहा है? भारत की कोई भी संस्था अभी स्वतंत्र तौर पे काम नहीं कर रही। एक तो सरकार के, गवर्नमेंट के प्रेशर में, दूसरी बात यह है कि हर जगह जो अधिकारी हैं वो इनकी संघ की मानसिकता के लोग हैं या इनके नस्ल के लोग। तो वो कोई भी ईमानदारी से काम, केवल पुरातत्व विभाग का मामला नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ईमानदारी से काम किया होता तो सुप्रीम कोर्ट जो मौर्य जी की केस थी उस पर भी सुनवाई करता। सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं और जबरदस्ती से राम मंदिर के समर्थन में फैसला दे दिया। राम का आज तक कुछ नहीं निकला वहां पर। अगर राम पैदा हुए तो कुछ तो निकलना चाहिए था, राम ने राज किया तो कुछ तो निकलना चाहिए था। आज तक राम का कुछ नहीं निकला, मगर राम के समर्थन में, राम मंदिर के समर्थन में फैसला दिया। जब इसके पहले खुदाई हुई थी, जब इसके पहले खुदाई हुई थी और वो सारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिया भी गया, तो वो पहले ही बुद्धिस्टों के सारे निकले थे और तभी ये पता चल गया था कि बहुत ऐतिहासिक धरोहर है। तो ये तो तभी ही पुरातत्व विभाग को इसको अपने नियंत्रण में लेना चाहिए था और सारे लोगों का दावा खारिज करना चाहिए था कि पुरातात्विक जगह है, ये प्राचीन अवशेष इसमें मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको नियंत्रण में ले रहे हैं। लेकिन तब भी नियंत्रण में नहीं लिया और खुदाई भी बंद करवा। खुदाई भी इसीलिए बंद हुई, जब राम का कुछ नहीं निकला और सारा का सारा बुद्धिस्टों की विरासत निकलने लगी तो खुदाई बंद हो गई। ये तो समतलीकरण की वजह से दोबारा से जो अवशेष निकले, इसकी वजह से ये नया मुद्दा खड़ा हुआ। तो ये जो पुरातत्व विभाग को निष्पक्ष तरीके से उसको अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। और केवल उतना ही इलाका नहीं, अयोध्या में मणि पर्वत है और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बुद्धिस्टों से जुड़े हुए हैं। अगर खुदाई होगी तो बहुत ज्यादा बुद्धिस्टों से जुड़े हुए इतिहास, पुराना इतिहास, उससे जानकारी मिल सकती है और बहुत बड़ी धरोहर जो है ये हम लोगों की, ये लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सकती है, इसका संरक्षण किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। इसके लिए इसको पुरातत्व विभाग को तुरंत अपने नियंत्रण में लेना चाहिए और वहां जो काम हो रहा है उसको बंद करवा देना चाहिए। लेकिन सभी संस्थाएं आरएसएस और आरएसएस के प्रायोजित लोगों के नियंत्रण में है, इसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा। जी, एक आखिरी सवाल कि आप दावेदारी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके लिए कोई आंदोलन खड़ा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा? निश्चित रूप से हम लोग एक तो पिछड़े वर्ग के लोगों में ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जागृति करने का काम कर रहे हैं लगातार कि ये हमारी विरासत है, क्योंकि किसी भी आंदोलन का बेस जागृति ही होती है। राम मंदिर के बारे में उन्होंने गलत जागृति किया तो हमारे लोगों ने ही बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था, ओबीसी के लोगों ने ही जाकर के बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। तो हम अपने लोगों के अंदर जागृति कर रहे हैं। तो एक तो कोर्ट का मामला है, दूसरा मामला जन आंदोलन का है और जन आंदोलन
ज्यादा बड़ा मामला है, क्योंकि कोर्ट से न्याय की बहुत ज्यादा उम्मीद हम लोग करते नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने जब केस ही नहीं सुना तो बात ही नहीं कोर्ट सुनने के लिए तैयार है, तो फिर कोर्ट से ज्यादा न्याय की उम्मीद हम नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी कोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन दूसरा जो अहम पहलू ये है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को इस विरासत के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम लोग तैयार करेंगे और बड़ा जन आंदोलन इसके लिए तैयार करेंगे कि इसको जो है, जो बुद्धिस्ट प्लेस है, इसको संरक्षित किया जाए और इस धरोहर को बचाया जाए। इसके लिए हम लोग आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करें। जी शुक्रिया विकास चौधरी पटेल जी, आपने बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला है, लोगों को जानकारी दी है, और खासकर पिछड़े वर्ग के लोग जो ये अब समझ रहे हैं कि वो विरासत हमारी है और वो अपनी दावेदारी जिस प्रकार से पेश कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। भारतीय पुरातत्व विभाग हो और समस्त, जो जैसा आपने कहा कि जन आंदोलन की दिशा में आप कर रहे हैं, तो आपको एमएनटीवी की तरफ से हम शुभकामनाएं देते हैं आपके काम को, और आपने समय दिया इसके लिए फिर एक बार आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया।